हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एट होम। अपने घर पे आप सही तरीके से रह रहे होंगे। अब आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा बिजनेस अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम किसको बोलते हैं? लाभ न कमाने वाली संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज की सेवा करना होता है। तो ऐसी संस्थाएं जो होती हैं, अपने व्यवसाय के जितने भी लेखे होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, वो तैयार करने के लिए, फाइनल अकाउंट्स तैयार करने के लिए ट्रेडिंग और P&L अकाउंट्स तैयार नहीं करती। अब तक हमने 11th में जो पढ़े थे फाइनल अकाउंट्स के अंदर आप क्या करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते थे। लेकिन जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो अपने फाइनल अकाउंट्स के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करती हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक एज कैश अकाउंट, रियल अकाउंट की प्रकृति का ये एक प्रकार का अकाउंट होता है, कैश अकाउंट की तरह। कैश अकाउंट जो आपने 11th क्लास में बनाया था, उसमें डेबिट साइड में सारी प्राप्तियां होती थी और क्रेडिट साइड में सभी भुगतान होते थे। मतलब जो पैसा हमने खर्च कर दिया, चाहे वो आज के लिए है, चाहे वो अगले साल के लिए है, चाहे वो पिछले साल के लिए है, उस भुगतान को हम पेमेंट साइड में हम लिखते थे। इसी तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी रिसिप्ट हमने की है, चाहे हमने पेमेंट की है, चाहे हमें प्राप्त हुआ है वो पैसा किसी भी तरीके से है, चाहे प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का, उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन इसको आपको मेंटेन नहीं करना है इस चैप्टर के अंदर, ये आपको बना बनाया मिलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इससे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपने तैयार करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को एक बार मैं डिटेल में बता देती हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में आपके पास सारी की सारी प्राप्तियाँ होती हैं, रिसिप्ट्स, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो, चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट्स हो। जितनी भी प्राप्तियाँ होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स, एक रिवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट से मतलब है जो आपकी पूंजीगत आय है, हिंदी में इसको हम कहेंगे पूंजीगत प्राप्ति, और इसको रिवेन्यू रिसिप्ट्स को हम बोलेंगे आयगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्तियां ऐसे प्राप्तियां जिनको भविष्य में हम लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमें बिल्डिंग फंड के लिए पैसा मिला है, बिल्डिंग फंड डोनेशन। जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं होती हैं, उनके पास आय का एक मुख्य साधन, ये प्राप्तियां है ना हमारी, इस तरफ रिसिप्ट है, तो इनकी आय का मुख्य साधन क्या होता है? डोनेशन, या फिर एक तरीके की इनकम जिसको हम कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे मैंने ये डिटेल में बना रखा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में आपकी सारी की सारी रिसिप्ट्स होती हैं और क्रेडिट साइड में सारी की सारी पेमेंट्स होती हैं। डेबिट साइड में आपको बैलेंस मिलेगा कैश का और बैंक बैलेंस, और क्लोजिंग साइड में बैलेंस मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस, कैश एंड बैंक का बैलेंस। इसके अलावा आपके पास जितनी भी प्राप्तियां हैं उनको आपने दो हिस्सों में बांटना है, एक है कैपिटल रिसिप्ट्स, दूसरी है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्यों बांटना है दो हिस्सों में? क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स से जो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो दोनों तरीके की लिखी जाती हैं, पूंजीगत भी और आयगत भी। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हमें केवल और केवल आयगत प्राप्तियां जो रोजाना होने वाली हमारी आय है, जैसे कि रेंट रिसीव्ड किया है हमने, अखबार रद्दी बेचने से हमारे पास जो पैसा आया है, संस्था के अंदर घास थी, वो घास कटवाई, उससे हमें आई हुई है, या किसी भी तरीके का डोनेशन हमें प्राप्त हुआ है। डोनेशन भी दो तरीके का होता है, जर्नल और स्पेसिफिक डोनेशन। जर्नल डोनेशन को जो है हम रेवेन्यू रिसिप्ट में मानते हैं, और जो स्पेशल डोनेशन होता है, जैसे कि किसी ने अपनी लीगेसी दी है, वसीयत दी है, या डोनेशन एक बड़े अमाउंट का है, जैसे कि 10 लाख का, 20 लाख का, वो एक बड़ा अमाउंट है, संस्था उसे लंबे समय तक प्रयोग में लाएगी, तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट्स मानते हैं। तो पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं उनको हमें लिखना होता है बैलेंस शीट के अंदर, और जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर अपने इनकम के कॉलम में। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इससे जब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उनको हमने लिखना है यहाँ पर, और जितनी भी हमारे रेवेन्यू पेमेंट्स हैं उनको हमने लिखना है
यहाँ पर एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में। यहाँ पर सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स आते हैं और यहाँ पर सारे के सारे इनकम आती हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो हमने इनकम साइड में दिखानी है, और जितनी भी रेवेन्यू पेमेंट्स हैं उनको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड के एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में लिखना है। अब बात आती है, इस चैप्टर में से आपका केवल और केवल 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। उस 4 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। उसमें आपको क्वेश्चन मिल सकता है, एक जो मेन मद होती है हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है चंदा, सब्सक्रिप्शन जिसको हम कहते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जो होता है यहाँ प्राप्तियों में आपको मिलेगा। इसके अंदर मैंने बना रखा है यहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंस, इसके बाद में एक मेन आय का मुख्य स्रोत, आय का मुख्य स्रोत किसके लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑलरेडी दिया हुआ होगा, सब्सक्रिप्शन चंदा। अब आपको इसमें चंदा एक स्पेसिफिक अमाउंट भी दिया जा सकता है, या फिर हो सकता है उन्होंने अलग अलग बांट दिया हो उसको, करंट ईयर का अलग से, लास्ट ईयर अलग से, और नेक्स्ट ईयर का अलग से। लास्ट ईयर को हम प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा बेटा कि करंट ईयर, जैसे कि ये मान लो करंट ईयर हमारा चल रहा है 31 मार्च 2016। तो जो हमारा करंट ईयर है वो हमारा करंट ईयर कहलाएगा 2015 से लेके 2016 वाला, 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016, ये हमारा क्या कहलाएगा, करंट ईयर। और अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, हमारा करंट ईयर 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, और अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो 31 मार्च 2015 और 1 अप्रैल 2014 से लेके ये हमारा कहलाएगा प्रीवियस ईयर। और अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूं तो नेक्स्ट ईयर हमारा, अब ये पिछले साल का जो अंतिम डेटा हमारे पास है वो क्या है, 31 मार्च 2016। तो इससे जो नेक्स्ट डेट होगी वो अगला साल शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017, ये हमारा अगला साल हो जाएगा। तो आपको इन तीनों का क्लियर होना ज़रूरी है कि करंट ईयर हमारा कौन सा होगा। इस साल जो हम खाते बना रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, तो हमारा करंट ईयर जो है वो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2016 तक है। तो इस साल के दौरान जो भी प्राप्ति है उसको हमें दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको तीनों सालों का मिलेगा, करंट ईयर का भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर का भी मिलेगा और नेक्स्ट ईयर का भी, क्योंकि ये रिसिप्ट है, इसमें प्राप्तियां हैं, चाहे वो किसी भी साल की है, प्रीवियस ईयर की है, करंट ईयर की है, नेक्स्ट ईयर की है। अगर हमें पैसा प्राप्त हुआ है सब्सक्रिप्शन का तो वो हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन यहाँ से जब हमें इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपने इनकम में यहाँ पर हम सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे, मेन हेडिंग, मेन आय का सोर्स है सब्सक्रिप्शन। इसमें हमें केवल करंट ईयर की जितनी भी ड्यू सब्सक्रिप्शन है, चाहे वो प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, ड्यू है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, उसको हम आउटस्टैंडिंग बोलते थे। ये मद हमने 11th में पढ़ी थी कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है। अदद खर्चे कौन से होते हैं, ऐसे खर्चे जो ड्यू हो गए हैं या ऐसे इनकम जो ड्यू हो गई है लेकिन अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है, उनको हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जितना भी हमें इस साल प्राप्त होना था, सब्सक्रिप्शन का मतलब चंदा। अब जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी चैरिटेबल संस्था है, कोई धर्मार्थ संस्था है, उसको आय का मुख्य स्रोत चंदा है। मान लो उसके सदस्य हैं, 50 सदस्य हैं, वो 100 रुपये के हिसाब से चंदा देते हैं। तो इस साल की जो हमारी मेन इनकम है, 50 सदस्यों की 100 रुपये हर सदस्य के द्वारा चंदा दिया जाना है। तो हमारी इस साल का जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो 5000 रुपये यहाँ पर आना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर हमारा जो करंट ईयर का है वो 4500 रुपये है, तो यहाँ पर हमें 4500 के साथ में
करंट ईयर का प्राप्त अब तक कितना हुआ है इसमें 4500। इस 4500 के अलावा ये तो हमने यहाँ पर लिखना ही लिखना है करंट ईयर का 4500, लेकिन जो नहीं प्राप्त हुआ, अब कितना बकाया रह गया, 5000 ड्यू था, 50 मेंबर है और 100 रुपये चंदा है प्रत्येक सदस्य का, तो ड्यू अमाउंट कितना होना चाहिए था यहाँ पर इनकम में 5000, लेकिन कितना प्राप्त हुआ 4500। तो जो बकाया 500 रुपये है वो हमें जोड़ के दिखाना है। क्या लिखेंगे इसको हम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और 500 रुपये इसमें जोड़ के हम यहाँ पर अपने अमाउंट में 5000 रुपये अमाउंट के कॉलम में दिखाएंगे। इसके बाद देखो, मैं तुम्हें सब्सक्रिप्शन का एक पूरा मेन क्वेश्चन करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लियर होना ज़रूरी है। इसमें दो ही आपके मेन क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर आते हैं, या तो स्पेशल फंड के ऊपर, टूर्नामेंट फंड है, बिल्डिंग फंड है, उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे दिखाओगे, या फिर आपका आ सकता है सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है, या कंज्यूमेबल गुड्स में आपने कितना एक्सपेंडिचर किया साल के दौरान, वो आपने निकाल के दिखाना है। तो हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस हैं जो 5-4 नंबर में हमारे पास आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हम सबसे पहले करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको आउटस्टैंडिंग आदत और एडवांस के बारे में डिटेल में बता देती हूँ। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं, अद्दत, हिंदी में इसको हम कहेंगे अद्दत। अद्दत का मतलब, दत्त का मतलब पेड, दत्त का मतलब पेड, और अदत्त का मतलब जो नहीं मिला, नॉट पेड। इसको हम अदर लैंग्वेज में बताऊं तो ड्यू बट नॉट पेड। अगर मान लो आप किराए पर रहते हो और 31 जनवरी को आपका मकान मालिक रेंट आपको बोलता है कि आप दीजिए, लेकिन आपके पास देने के लिए किराया नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि आपका जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है। आपका रेंट 31 जनवरी को अगर आपने नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट 1000 रुपये आपका महीने का क्या हो गया, अद्दत हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग ड्यू दे हो चुका है बट नॉट पेड। आई थिंक आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब जो ड्यू हो चुका है लेकिन आपको प्राप्त नहीं हुआ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए चंदा जो होता है एक इनकम का मेन सोर्स है। फिर से बता रही हूँ कि अगर मान लो 50 सदस्य हैं और 50 सदस्यों के द्वारा 100 रुपये प्रत्येक महीने चंदा दिया जाता है, तो उस महीने का जो आपका उस साल का जो चंदा है, हर सदस्य पूरे साल के अंदर 100 रुपये चंदा देता है, तो 50 सदस्यों के द्वारा 100 रुपये चंदा आपका ड्यू जो सब्सक्रिप्शन है वो आपने अपनी इनकम साइड में दिखाना है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 2 तरीके का हो सकता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग at the beginning of year और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग at the end of year। अब सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर और एट द एंड ऑफ ईयर क्या है कि अगर मान लो आप किराएदार हो और आपने 1 जनवरी को आउटस्टैंडिंग रेंट दिखाया 5000 रुपये का 1 जनवरी 2016 को, तो अगर कोई भी किराया 1 जनवरी को ही अद्दत है, 1 जनवरी 2016 को कोई किराया अद्दत है, तो अभी जनवरी महीने को तो हमने यूज़ किया ही नहीं किराए को। 1 जनवरी है, जनवरी के जब पूरे महीने में हम किसी मकान में रहेंगे तभी तो वो किराया दे माना जाएगा। तो अगर कोई किराया 1 जनवरी को दे है 2016 को, तो इसका मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, अद्दत रेंट है, ये कौन से महीने का है, ये प्रीवियस ईयर का है बेटा।
अगर 1 जनवरी को कोई किराया अद्यत है तो वो किराया कौन से साल का है? प्रीवियस ईयर का, क्योंकि अभी जनवरी 2016 वाले महीने की डेट केवल 1 तारीख आई है। इस महीने का किराया तो हमने यूज़ किया ही नहीं। तो हाँ, अगर कोई किराया 1 जनवरी या मैं कहूँ 31 दिसंबर 2015 को अगर कोई चीज़ अद्यत है, किराया या आउटस्टैंडिंग या सब्सक्रिप्शन अद्यत है, तो वो कौन से ईयर की होगी? वो प्रीवियस ईयर की मानी जाएगी। समझ में आया? 31 जनवरी 2015 को किराया अद्यत है या 1 जनवरी 2016 को अद्यत है, तो इट मीन्स वो हमारी प्रीवियस ईयर का बकाया है। 31 मार्च को अगर किराया अद्यत है तो इसका मतलब वो दिसंबर महीने का या पूरे साल दिसंबर का वो किराया अद्यत है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। और इसके बाद हमारे पास आता है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर। अब इसका हमने क्या करना है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर का जितना भी हमारा करंट ईयर का जो भी सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में हमने क्या एडजस्टमेंट करनी है? क्योंकि जो इनकम साइड होती है, उस इनकम साइड में हमने क्या करना होता है? केवल और केवल करंट, ये है यहाँ पर हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन केवल और केवल इसी साल के सब्सक्रिप्शन दिखानी है। ये मैंने परफॉर्मा बना के रखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 के लिए। यहाँ पर मैंने सब्सक्रिप्शन दिखानी है, चाहे वो प्राप्त हुई है चाहे प्राप्त नहीं हुई है, वो हमने यहाँ पर दिखानी है। तो आउटस्टैंडिंग जो है वो आपको समझ में आया कि जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो इस साल का नहीं है, तो उसको हमने इसमें नहीं दिखाना है। और अगर उसको हमने इस प्राप्ति में शामिल कर रखा है तो उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वो माइनस हो जाएगी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर वो हमारे लिए प्लस हो जाएगी। ये मैं आपको अलग से इसके पिक खींच के सेंड कर दूंगी ताकि आप बाद में देख भी सको। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, जो हमारे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिखते हैं अमाउंट, जितना भी हमें साल के दौरान चंदा प्राप्त हुआ है उसको हमें ऐड कर देना है अगर इस साल के अंत में अद्यत है तो। और अगर साल के शुरुआत में ही वो अद्यत है तो वो प्रीवियस ईयर का है, उसको हमें इस सब्सक्रिप्शन में से माइनस करना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, अगर मान लो 31 दिसंबर 2016 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, अद्यत सब्सक्रिप्शन है 31 दिसंबर 2016 को, तो हम क्या मानेंगे कि 31 दिसंबर 16 को इसी साल का सब्सक्रिप्शन अद्यत है। ये हमने करंट ईयर का जो भी अमाउंट हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर, उसमें हमने क्या कर देना है? इसको ऐड कर देना है। और दूसरी बार इसको हमने अपनी करंट बैलेंस शीट में दिखाना है। इसको भी ऐसे करेंगे, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, इसको जो इस साल की प्राप्ति आपको चंदे की दे रखी है उसमें से माइनस कर देंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे और अपनी संबंधित सब्सक्रिप्शन में से जमा कर देंगे। इसके 2 ट्रीटमेंट है, इसके भी 2 ट्रीटमेंट होंगे, इसके भी 2 ट्रीटमेंट होंगे। एक बार इसको आपने अपने इनकम साइड में दिखाना है, इसको भी एक बार इनकम साइड में दिखाना है। एक बार ये वाला माइनस होएगा, ये वाला प्लस होएगा, और एक बार इसको आपने बैलेंस शीट में दिखाना है। दूसरी मत जो थी मेरी वो थी एडवांस की। एडवांस का मतलब जो आपने समय से पूर्व ही प्राप्त कर लिया है, ड्यू समय से पहले ही। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, अगर मान लो आप कहते हो कि आपने 1 जनवरी 2016 को रेंट एडवांस दे दिया, तो 1 जनवरी 2016 को आपने रेंट एडवांस दिया, उसका क्या मतलब है? 1 जनवरी 2016 को दे रहे हो, रेंट को एडवांस बता रहे हो, तो इसका मतलब वो जनवरी महीने का है। तो अगर साल के शुरुआत में आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, तो वो इसी साल का है, इसलिए उसको हम जमा कर लेंगे। और अगर आपने एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है एट द एंड ऑफ ईयर, अगर मान लो आप 31 दिसंबर को 2016 को एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रहे हो,
तो इसका मतलब 31 दिसंबर 2016 को आप एडवांस दे रहे हो तो वो अगले साल के लिए एडवांस बता रहे हो और 31 दिसंबर को दे रहे हो, तो इसका मतलब वो हमारा अगले साल के लिए है। इसलिए वो, क्योंकि वो अगले साल के लिए है और 1 जनवरी 2016 को जो सब्सक्रिप्शन दिया गया वो इसी साल के लिए है, तो इसको हम ऐड करेंगे और ये हमारा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम माइनस करेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर। और दूसरा ट्रीटमेंट जैसे आपने इसका किया था, एक बार बैलेंस शीट में लिखना है, एक बार इनकम एक्सपेंडिचर में, सेम इसी तरीके से एडवांस सब्सक्रिप्शन को भी आपने एक बार बैलेंस शीट में दिखाना है, एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। अभी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेके आ रही हूँ सब्सक्रिप्शन का, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा।